हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाइनल पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज में आरटीपी मई 2023 उससे रिलेटेड हमने पहले ही केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू एंड इंडिपेंडेंट एमसीक्यू की बात करी थी। तो आज हम पार्ट नंबर 2 दैट मीन्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले इसमें हम लेने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट के ऊपर। तो कुछ एक क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग हैं, तो देखिए, मिस नहीं होना चाहिए आपके पेपर से पहले ये क्वेश्चंस। कहता है मिस्टर श्रीनाथ, स्मृति एंड इरफान, ये डायरेक्टर्स हैं पीएसएल में। राहुल वहां पे एमडी है, इरफान होल टाइम डायरेक्टर है। तो इससे हमें सीखने को क्या मिल गया? राहुल एंड इरफान मैनेजरियल पर्सोनल है। कहता है इरफान का अभी 4 साल का टेन्योर पेंडिंग है, स्टिल देयर, और इनका एवरेज रेम्यूनरेशन आपको इन सभी डायरेक्टर्स का यहाँ पे दे रखा है, जिसमें से इरफान का देखिए ये लास्ट में है 48 लाख। दरअसल रेम्यूनरेशन देखते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 सेक्शन 202 कॉम्पनसेशन टू मैनेजरियल पर्सोनल पे है। लेकिन मैनेजरियल पर्सोनल में 3 ही आते हैं, मैनेजर, एमडी, डब्ल्यूटीडी। सो दैट मीन्स हमारे यहाँ पे श्रीनाथ, स्मृति, ये 2 तो नॉर्मल डायरेक्टर, इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। देन आगे कहता है ये पीसीएल कंपनी को अक्वायर किया रोकमैन ने, और मिस्टर श्रीनाथ, स्मृति एंड इरफान लॉस्ट देयर ऑफिसेस। लेकिन जो राहुल है ऑल्सो लॉस्ट हिज ऑफिस बट इज अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट रिजल्टिंग फ्रॉम द रिस्ट्रक्चरिंग। लेकिन अगर आप जो नई कंपनी है उसके अंदर अपॉइंट हो जाते हैं तो इसको हम लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मानते, आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, तो राहुल को नहीं मिलेगा। कहते हैं ये सारे के सारे कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया 202 सेक्शन लगा, श्रीनाथ, स्मृति को मिलेगा नहीं क्योंकि नॉर्मल डायरेक्टर है, और राहुल को मिलेगा नहीं क्योंकि वो उसका एज सच लॉस ऑफ ऑफिस नहीं हुआ, सिर्फ इरफान को मिलेगा। फॉर्मूला हम क्या पढ़ते थे? एवरेज रेम्यूनरेशन मल्टीप्लाइड विद पीरियड। तो एवरेज रेम्यूनरेशन हम लेते थे जितना आपका नौकरी है या ज्यादा से ज्यादा 3 साल का, और पीरियड लेते थे अनएक्सपायर्ड या ज्यादा से ज्यादा 3 साल का। तो हमें ऑलरेडी एवरेज रेम्यूनरेशन दे रखा था 48 लाख इरफान का, और 4 साल का टेन्योर बता रखा था पेंडिंग है। तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 साल से करेंगे। मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया उसका रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ऑन चैप्टर नंबर 16 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के ऊपर है। तो देखिए, कहता है एमएफएल डिजाइनर फर्नीचर में डील कर रही है। ये 2014 में बनी थी और 2018 तक कंपनी के बड़े अच्छे प्रॉफिट रहे, इसलिए डिविडेंड बहुत हाई रेट 400% पे इन्होंने दिया। होता क्या, 29 में ये पब्लिक इश्यू लेके आती है और शेयर कैपिटल कंपनी की बढ़ जाती है। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर यहां ध्यान दीजिएगा 7680 अब हो गए हैं क्योंकि आपका आईपीओ आ चुका है। लेकिन अब ड्रास्टिकली आपने अपना डिविडेंड रिड्यूस कर दिया है, बहुत कम कर दिया, सिर्फ 25%। कुछ एक शेयर होल्डर, हैंडफुल लिखा है, रेज द इश्यू एंड देयर कंसर्न्स, और वो पिछली 4 एजीएम में यही बात कर रहे हैं कि भैया बहुत डिविडेंड कम कर दिया है, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा लार्ज चंक ऑफ शेयर होल्डर से। माइनॉरिटी हो गई एक तरह से। ये पहुंचते हैं चेयरमैन के साथ विद देयर कंसर्न कि भैया इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, ये सोचते हुए बड़ा अच्छा डिविडेंड मिलेगा। चेयरमैन ने रिवर्ट बैक किया कि जो कंपनी है एस्पायर टू ओपन बहुत सारे 40+ शोरूम खोलने के चक्कर में, तो हमें पैसा चाहिए, इसलिए हम डिविडेंड ज्यादा नहीं दे रहे हैं। शेयर कैपिटल में कहता है सिर्फ इक्विटी शेयर है। अब देखिए ये माइनर चंक ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं? नंबर की बात करें सिर्फ 84 है। तो आपको मालूम ही होगा सेक्शन 241 रेड विद 244 में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए कम से कम हमें कितने चाहिए होते हैं? 100 इन नंबर चाहिए होते हैं, या 10% ऑफ टोटल। तो टोटल लेके चलेंगे 10%, 768, राइट? वो भी नहीं है। या फिर आपके पास कम से कम 10% क्या होनी चाहिए? इशूड कैपिटल। और यहां क्या लिखा है? कहता है इनके पास 6% की क्या है? इशूड कैपिटल है। अब क्वेश्चन आपसे क्या, आपको अप्रोच किया जा रहा है कि आप लीगल कंसल्टेंट हो, ये बताओ क्या माइनर चंक ऑब्जेक्ट कर सकते हैं डिविडेंड? देखिए क्लियरली हम क्लास में इसके ऊपर केस पढ़ते होते हैं कि ना तो कम डिविडेंड के लिए आप कुछ कह सकते हो, बल्कि 0 डिविडेंड के लिए, मतलब डिविडेंड नहीं मिल रहा तब भी आप कंपेल कंपनी को कर नहीं सकते, इसको ऑपरेशन नहीं मानते हैं। थॉमस वेडन वर्सेस कुटन एंड रबर कंपनी लिमिटेड का हम केस करते हैं इसके ऊपर। नंबर 2 क्वेश्चन पूछा गया, इज देयर एनी फॉर्म जहां पे माइनर अपना ग्रीवेंस रजिस्टर करवा सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली हम पढ़ते हैं कि भैया क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी है, एनसीएलटी के पास आप अप्लाई कर सकते हो। कंपनी की शेयर कैपिटल है तो कम से कम होने चाहिए 100 मेंबर, या 10% ऑफ टोटल मेंबर, या 10% हो आपके पास इश्यूड शेयर कैपिटल। तो इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल यहां नहीं हो रही है, तो स्वाभाविक है आप अपनी पिटीशन एनसीएलटी के पास दे नहीं सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने स्टार पहले ही लगा के दे रखा है, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर किशोर कृष्णन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हैं इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में उनका व्यू ये है कि ही मस्ट बी पेड अमाउंट 10,000 मोर। तो ये बढ़िया पॉइंट आ गया। ये चाह रहे हैं इनको जो सिटिंग फीस है, डायरेक्टर्स फीस, बोर्ड मीटिंग वगैरह अटेंड करने की 10,000 ज्यादा मिले। तो क्या वो ज्यादा मांग सकते हैं कंपेयर टू अदर डायरेक्टर्स? यही प्रश्न है। तो 197(5) में हम पढ़ते हैं कि भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर का सिटिंग फीस बाकी डायरेक्टर से कम नहीं हो सकता, शैल नॉट बी लेस देन, राइट? ये पढ़ते हैं, कम नहीं हो सकता, राइट, इनका, लेकिन ज्यादा तो हो सकता है, दैट इज अ क्वेश्चन। लेकिन रेड विद रूल नंबर हम 4 पढ़ते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिटिंग फीस कितनी मिलती है एक मीटिंग की? 1 लाख रुपए। तो हमारा जवाब क्या होगा? यस, मे बी पेड 10,000 मोर, बट इन नो केस द मैक्सिमम पेमेंट शैल एक्सीड 1 लाख। तो बढ़िया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22 फॉरेन कंपनी के ऊपर प्रश्न है। कहता है ZPL एक फॉरेन कंपनी है एज पर द कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन, जो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 में पढ़ के आते हैं। कहते हैं ये स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व कर रही है प्रोविजन जो फॉरेन कंपनीज के ऊपर लगती हैं, लेकिन ROC दिल्ली आप जानते हो उसी के पास अप्लाई किया जाता है फॉरेन कंपनी जो भारत में आती है। उनका ओपिनियन ये है कि अपार्ट फ्रॉम ऑब्जर्विंग प्रोविजंस प्रेस्क्राइब फॉर फॉरेन कंपनीज, जो कि सेक्शन उनके ऊपर चैप्टर 22 में से क्या लगता है? सेक्शन 380 से 386 एंड 392 एंड 93, क्योंकि बीच वाले तब हैं जब भारत से आपने प्रोस्पेक्टस से पैसा रेज किया हो। लेकिन अब ROC दिल्ली का क्या कहना है कि आपको इन सेक्शन के अलावा ऑल्सो नीड टू ऑब्जर्व अदर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट with regard to the business carried on by it as if it's a company incorporated in India। कहता और भी लगेगा। तो देखिए इसके ऊपर हम सेक्शन 379 में पढ़ते होते हैं कि कम से कम ऐसी कंपनी की 50% जो कैपिटल है किसके पास हो? भारतीय सिटीजन्स के पास हो या भारतीय इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट के पास हो। ZPL लेकिन इस चीज से एग्रीड नहीं है कि हमें बाकी कंपनीज एक्ट लगे। उन्होंने ये कुछ डिटेल्स आपको फर्निश किए हैं, जहां बताया गया ऑर्डिनरी शेयर 6 मिलियन बताए गए हैं, लेकिन पेड अप वैल्यू 2 रुपए है, क्योंकि जो लिमिट हम 50% देखते हैं वो पेड अप देखते हैं। तो 6 मिलियन को आप 2 से लेके चले 12 मिलियन हो गया। प्रेफरेंस शेयर भी इसी तरह से पेड अप वैल्यू के साथ लेके चलिए, ये भी 12 मिलियन। दैट मीन्स पेड अप कैपिटल कंपनी की टोटल कितनी हो गई है? यहां पे हो गई है आपकी 24 मिलियन हो गई है, राइट? कहते हैं उसमें से त्रिशी एक भारतीय सिटीजन है और इसके पास इतने ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, राइट? तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पेड अप कैपिटल आ जाएगी। ऐसे नीरव भी एक भारतीय सिटीजन है, चाहे वो UAE में रह रहे हैं, उसके पास इतने प्रेफरेंस शेयर हैं। ऐसे ही MEL एक भारतीय कंपनी है, उसके पास ऑर्डिनरी भी है, प्रेफरेंस शेयर है, ये भी ऐड कर लेंगे हम। राज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी, उसके पास भी प्रेफरेंस शेयर है, सारे ऐड कर लेंगे। तो जब आप इन्हें ऐड करते हो इन सारे शेयर्स को, ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐड करेंगे, जैसे ये ऑर्डिनरी शेयर थे, सभी के हमने यहाँ ऐड किए और ये ऐड किए, ऑब्वियसली पेड अप से मल्टीप्लाई किया, तो ये फिगर यहां निकल गया 6 मिलियन, ये निकला 6.45 मिलियन। तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया 12.45 मिलियन। जबकि पेड अप कैपिटल कंपनी की कितनी बन रही थी? वो बन रही थी 24 मिलियन, तो 50% हो गया। तो इसलिए हम आपको क्या मान लेते हैं? डीम्ड इंडियन कंपनी। तो आपके ऊपर सिर्फ यही चैप्टर नहीं, बाकी प्रोविजंस भी जो प्रेस्क्राइब हो, जो आपका भारतीय बिजनेस है फॉरेन कंपनी का, उसके ऊपर लगाया जा सकता है। इसलिए ओपिनियन जो है ROC की बिल्कुल सही है, क्योंकि 379 में हम यही पढ़ते हैं कि कम से कम आपके पास 50%, ध्यान दीजिएगा, क्या होनी चाहिए? पेड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल में क्या है? दोनों आते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, चाहे भारतीय सिटीजन के पास हो एक से ज्यादा, या भारतीय कंपनियां बॉडी कॉर्पोरेट के पास हो। इसलिए हम सिंगली इसे एग्रीगेट में लेके चलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक लॉज के ऊपर प्रश्न, जहां पे पहला प्रश्न हमें सेबी रेगुलेशंस पर, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मेहनत सेबी रेगुलेशंस में टाइम पीरियड की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी आपने फाइलिंग्स का टाइम पीरियड है, क्वार्टरली, एनुअली, एंड देन आपको प्रायर इंटीमेशन बोर्ड मीटिंग से पहले देनी पड़ती है। तो जबरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ स्टार लगा रखा है। MFL कहता है एक लिस्टेड कंपनी है, फर्नीचर वगैरह में डील कर रही है। बोर्ड थ्रू इट्स चेयरमैन, उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि बुलाइए बोर्ड मीटिंग टू कंसीडर सर्टेन एजेंडा आइटम्स। तो हमारा मेन पॉइंट हो गया यहाँ पे बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड होगा, क्योंकि वो आपको प्रायर इंटीमेशन RSE रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ती है। कहता है बोर्ड मीटिंग, तो यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है हमारा कि बोर्ड मीटिंग हो रही है 9 जनवरी 2023 को। तो आपसे पूछा गया बताइए प्रायर इंटीमेशन जो RSE को देना है, हमारे कुछ सर्टेन प्रपोजल्स हैं, और आपसे पूछा गया कट ऑफ डेट
बताओ, मतलब कौन सी तारीख तक आपको ये इंटीमेशन देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन से पिक कर लीजिए 9 जनवरी वाली एक तो डेट। पहली बात, प्रायर इंटीमेशन बोर्ड मीटिंग जो भी इश्यूज होते हैं, एजेंडा होते हैं, उसके ऊपर हम रेगुलेशन नंबर 29 में डील करते हैं। अब आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। एक है क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स। क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो हम कहते हैं कम से कम 5, ध्यान दीजिएगा 5, लेकिन उसके साथ आपने इंपॉर्टेंट वर्ड साथ में और क्या देखना है, वो देखना है क्लियर डेज। क्लियर डेज जिसका मतलब है जिस दिन इंटीमेशन दिया उसको छोड़ दो, जिस दिन बोर्ड मीटिंग है उसको भी छोड़ दीजिए, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड आपकी बोर्ड मीटिंग हो रही है। देखिए यहाँ पे एक तवज्जो और देनी है आपने, वो देनी है, यहाँ पे वर्ड लिखा है डेज, यहाँ पे वर्किंग डेज नहीं कहा। अगर वर्किंग होता तो हमें सैटरडे संडे छोड़ना पड़ता। अब आपके सामने है मीटिंग कब हो रही है, 9 जनवरी, आप छोड़ेंगे दिन, 9 छोड़ दो, बैकगेयर में 5 दिन पकड़ो, 8, 7, 6, 5, 4, 5, ठीक है, 4 तक पहुंच गए। तो हमने जिस दिन नोटिस देना वो दिन भी छोड़ना है, राइट। तो हम कहेंगे कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए आपके लिए, 3 जनवरी, क्योंकि तभी क्या निकल के आएंगे 5 क्लियर डेज, अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड आप इंटीमेशन दे रहे हैं। देन देखिए इसी में हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण चीज, फिर देखिएगा टाइम पीरियड है 2, क्लियर, वर्ड क्लियर भी है लेकिन यहां पे साथ में क्या है, वर्किंग डेज। ये किस चीज के लिए है, तो इसमें भी क्लियर है तो हमें एक्सक्लूड करना है डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो यहां पे क्योंकि हमारे पास यहां प्रश्न देखिएगा 5 पॉइंट पूछे थे, एक आ रहा है बायबैक का और एक आ रहा है आपका कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज का, मतलब पॉइंट नंबर बी एंड डी 2 पूछे। और ये 2 क्लियर वर्किंग डेज के अंदर ही देखिए यहां मैंने हाईलाइट कर रखा है बायबैक और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इसी के अंदर आता है, क्योंकि 2 क्लियर वर्किंग डेज में कई सारे इश्यूज आपके आते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे वॉलंटरी डीलिस्टिंग या पैसा आपने इन सब चीजों से क्या किया है, रेज किया है, या कोई भी फर्दर रेज करने के लिए आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल वगैरह चाहिए होती है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या है, 2 क्लियर तो ही है लेकिन साथ में वर्किंग डेज है, तो डैट मीन्स हमें ध्यान देना होगा, अगर सैटरडे संडे है तो छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, आपका पेपर जब आता है मई 2023 में जैसे आता है, तो अगर उसमें मई वाली डेट दे रखी है तो संडे सैटरडे आप देख सकते हो। जैसे यहां पे 2 दिन है, मीटिंग कब थी हमारी, 9 को थी, तो 9 तारीख तो हम छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप कैलेंडर निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 9 से पहले 7 और 8 को सैटरडे संडे है वो भी छोड़ने होंगे। 7, 8 छोड़ दिया, फिर क्या देना है, 6 आया, फिर आया 5, और हमें जिस दिन नोटिस देना है, इंटीमेशन देना, वो भी छोड़ना है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, कट ऑफ डेट 4 जनवरी। पॉइंट नंबर बी बायबैक में भी, पॉइंट नंबर डी कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर भी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब उसके बाद और भी खतरनाक इंटरेस्टिंग है, ये क्या है, 11 अगेन वर्किंग डेज है, वर्किंग आप समझ गए, लेकिन यहां देखो ध्यान से वर्ड क्लियर मिसिंग है, लेकिन बिफोर क्या है, ऑब्वियसली ये बोर्ड मीटिंग से पहले होता है, तो डैट में जिस दिन इंटीमेशन दिया वो दिन हमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, जब ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, अगर शेयर होल्डर के मतलब सिक्योरिटी होल्डर के राइट्स में बदलाव हो रहा है, या इंटरेस्ट वगैरह उसमें बदलाव हो रहा है, या रिडम्पशन वगैरह आप कर रहे हो, तो यहां क्वेश्चन में पाएंगे आपसे 2 चीजें पूछी गई हैं। एक देखिए इंटरेस्ट यहाँ चेंज हो रहा है और एक प्रेफरेंस शेयर क्या हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं। दोनों में टाइम पीरियड क्या लगा, 11 वर्किंग डेज लगा। तो हमें 9 तारीख का दिन छोड़ना है, राइट, लेकिन जिस दिन इंटीमेशन देंगे वो वाला हमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ड क्लियर नहीं है। तो इसलिए 9 को आप छोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैसे यहां मैंने लिख के दिया एक्सक्लूडिंग 9th, अब 7 और 8 2 सैटरडे संडे, उससे पहले 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी भी छूटेगा, 24 एंड 25 को भी सैटरडे संडे आता है, इसलिए यह आंसर है 23। लेकिन ध्यान क्या रखना, हमने 11 वर्किंग डेज लिए बाय इंक्लूडिंग 23rd एंड एक्सक्लूडिंग द बोर्ड ऑफ मीटिंग। सेम आंसर आपका रिडम्पशन में आएगा, डेट इज 23rd ऑफ दिसंबर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सो डू नॉट फॉरगेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आईबीसी के ऊपर है, अगेन स्टार है, कहता आर्टिकल 14 जो कि कहता है किसी तरह से इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। कहता आर्टिकल 14 हमारे देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप किसी को डिनाई ना करें इक्वालिटी के ऊपर। तो यहाँ पे MEL कंपनी कहाँ चलेगी, CIRP में चलेगी। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने लिस्ट बनाई है क्लेम्स की और उसने प्लेस किया ऑपरेशनल क्रेडिटर को आफ्टर फाइनेंशियल क्रेडिटर इन द प्रायोरिटी ऑर्डर, क्योंकि यही हम पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 53B। और COC में भी बेसिकली क्या होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, नो डाउट OC वगैरह भी लेते हैं।
ओसी कहता है इसी से अनॉयड है, तो इसलिए उन्होंने एक रेट पिटीशन डाल दी है कि ये बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनफेयर है और इसलिए ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। तो अब आपसे पूछा गया है, मतलब एक तरह से ये तो आईबीसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर प्रश्न है कि आईबीसी ही ठीक नहीं है, राइट। और आप सारे जानते हैं आईबीसी बना ही किसके लिए, बेसिकली टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। इसलिए हमारा जवाब क्या होगा कि भैया इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आर्टिकल 14 यहां पे क्या नहीं है, अट्रैक्ट नहीं होगा। और सीओसी में देखिए ओसी वगैरह भी होते हैं, नो डाउट जब भी कोई प्लान बनता है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना वो सीओसी का डिसीजन है। एट द एंड ऑफ द डे एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से ये पास होता है, जिसका मतलब होता है ऑब्वियसली हम एसआर से पास करते हैं और साथ में एनसीएलटी का भी अप्रूवल है। तो उन्हें गड़बड़ लगता है तो वो कि ओसी के अगेंस्ट है तो दे कैन टेक द एक्शन। तो इसलिए यहां पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे क्वेश्चन करना सही नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूट ने यहां पे देखिए नो डाउट डेट से रिलेटेड 311 की डेफिनेशन देके भी बात करी है, जैसे क्लेम की भी बात करी। क्लेम का मतलब क्या है, गिव्स राइज टू द डेट, और डेट कब होगा, जब ड्यू हो जाए। और डिफॉल्ट कब होता है, जब ड्यू हो जाए लेकिन उसके बाद आपने पैसे नहीं पे किए हों। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई, उसमें मैं मेनली सच नहीं जाऊंगा। तो मेन आपका आंसर इस तरह से आप लेके चलिएगा, बाकी वर्ड टू वर्ड आप पढ़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा फेमा एक्ट के ऊपर है। ये नरेंद्र कमल है, इनके ग्रैंडफादर मतलब इनके दादाजी अनडिवाइडेड इंडिया से थे, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। इनके पास जमीन थी, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो बाकी मेंबर्स के साथ ये वेस्ट पंजाब मतलब पाकिस्तान से इवैक्यूएट हो गए और इनको कॉम्पनसेशन के रूप में भारत में जमीन मिली ईस्ट पंजाब में, जो कि आज के दिन पंजाब हरियाणा है, हरियाणा टचिंग एनसीईआरटी विच मीन्स आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी। कहते ये लैंड जो है जो नरेंद्र के दादा को मिली थी, ये असल में जाती है उनके दो बेटे सौरभ कमल एंड वरुण कमल को इन इक्वल प्रोपोर्शन एज पर देयर टेस्टामेंट, जो उनकी विल है। नरेंद्र जो है उनमें से ये जो सौरभ है उनका बेटा है। होता क्या है, सौरभ जी की डेथ के बाद नरेंद्र को उनकी विल से ये प्रॉपर्टी नरेंद्र को मिल जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हुआ क्या, 2002 में नरेंद्र चले गए न्यूजीलैंड में और उन्होंने भारतीय सिटीजनशिप छोड़ भी दी और कीवी विच मीन्स न्यूजीलैंड का पासपोर्ट ले लिया। उनके जो बच्चे भी हैं बड़े हो गए हैं और उनका बेटा जो है वो फिल्म मेकिंग में एंटर करना चाहता है, उसे बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। इसलिए नरेंद्र ने डिसाइड किया ये ज़मीन वो बेच देंगे जो पिताजी से उन्हें मिली थी, जो असल में उसके दादा की थी। इसलिए उसने एक प्रॉपर्टी डीलर बलराज को अप्रोच किया कि भैया आप बेच दीजिए, इससे जो पैसा आएगा कुछ मैं अपने बेटे को दे दूंगा और कुछ नरेंद्र ने डिसाइड किया है कि वो पैसा लेकिन न्यूजीलैंड ले जाएंगे और वहां जाके इन्वेस्ट कर देंगे। तो आपसे पूछा गया क्या फेमा के मुताबिक इस तरह से प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हम सेक्शन 6 में पढ़ते हैं, उसके सब सेक्शन 5 में हम क्लियरली पढ़ते हैं कि अगर आप क्या है, अगर आप PROI हैं, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो कि आप हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भारत में है। लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको कैसे मिली, आपको इसलिए मिली क्योंकि आपने जब उसे खरीदा था तब आप PRI थे, या ये है हमारा पॉइंट, आपको इनहेरिटेंस से मिल गई। किससे, वो व्यक्ति जो PRI था। तो ऑब्वियसली आपको PRI से मिले, इनहेरिटेंस के रूप में मिली है, तो बिल्कुल ये आपके पास हो सकती है, आप इसे बेच सकते हैं। लेकिन बेच के जब पैसे बाहर लेके जाने हैं, जिसे हम कहते हैं रेपेट्रिएशन, तो रेपेट्रिएशन अगर आपने करना है तो वो तभी कर सकते हैं जनरल या स्पेसिफिक परमिशन हो RBI से। तो हम यही कहेंगे RBI से परमिशन के बाद आप ये पैसा हिंदुस्तान के बाहर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा FCRA एक्ट पे है। मिस्टर विजय, संजय एंड अजय ये बेटे हैं कुलभूषण यादव के। संजय प्रोफेसर हैं, भारत में रहते हैं, बाकी उसके दोनों भाई विजय और अजय बाहर हैं। संजय का 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उसे गिफ्ट मिलता अपने बड़े भाई जो कि अमेरिकन सिटीजन्स हैं। उनसे क्या मिला, एक तो आईफोन मिला और एक पुरानी चेन अपने पिताजी की मिली विद इमोशनल मेमोरीज। तो उन्होंने क्या किया, चेन तो तुरंत पहन ली और आईफोन की वैल्यू 1,10,000 बताई गई है, जो कि आप जानते हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन तब नहीं होता अगर गिफ्ट की मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट 1 लाख रुपए हो। रूल नंबर 6 में हम पढ़ते हैं, राइट। उसके छोटे भाई संजय जो कि ब्रिटिश नेशनल हैं, उन्होंने भी उसको सिक्योरिटीज दी हैं 2 लाख की। तो देखिए 2 लाख की सिक्योरिटीज आ गई, आईफोन इतने का आ गया, ये चेन इतने की आ गई। तो रूल नंबर 6A में अमेंडमेंट भी आई है आपकी बार, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, अगर रिलेटिव से 10 लाख से ज्यादा मिले
या इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी में, तो रिलेटिव से मिले तो आपको FC1 फॉर्म फिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, 30 दिन के भीतर देना होता है। तो 10 लाख से ज्यादा मिले, रिश्तेदार से मिला, भाई दोनों रिश्तेदार हो गए, तो इसलिए अब ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है। पहले ये लिमिट 1 लाख की हुआ करती थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए हम कहेंगे ये क्या नहीं है, शैल नॉट बी व्हाट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन मैंने फिर स्टार डाला है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है, थोड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंट सा क्वेश्चन है। कहता रंगा ने एलिजिबली हैंडेड ओवर अ सम ऑफ 5 करोड़ एक पब्लिक सर्वेंट सरकारी नौकर मिस्टर बिल्ला को दिए, मतलब रिश्वत। FIR रजिस्टर होती है, IPC की ये धाराएं लगाई गई हैं क्योंकि ये करप्शन एक्ट की धाराएं लग गई साथ में। लेकिन लेटर ऑन ED ने भी केस कर दिया बिल्ला इंक्लूडिंग रंगा के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ PMLA। 3 में मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन पढ़ते हैं, 4 में हम पनिशमेंट पढ़ते हैं। इट मे बी डिसाइडेड बिटवीन रंगा एंड बिल्ला डेट रंगा क्या करेगा, जो रिश्वत दे रहा है वो सूट केस पैसे का भरा हुआ एक कार पार्क्ड है उसमें जाके रख देगा। लेकिन इवन बिफोर बिल्ला कुड प्रोजेक्ट द सम एज अनटेंटेड मनी, मतलब वो ये बता पाता कि ये काला धन नहीं है, CBI ने इंटरवेन किया और पैसा सीज कर लिया। अब रंगा जी ने क्या किया, एक पिटीशन हाईकोर्ट में दी है, हाईकोर्ट ने पिटीशन अलाउ कर दी है और कहा है कि PMLA की धाराएं रंगा के खिलाफ नहीं लग सकती हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का कहना है एज लॉन्ग एज पैसा रंगा के हाथ में है हम इससे टेंटेड मनी नहीं मान सकते हैं। द सम ऑफ 5 करोड़ बिकेम द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये प्रोसीड ऑफ क्राइम तभी होगा जब बिल्ला इसे ब्राइब के रूप में एक्सेप्ट कर ले। तो प्रश्न है, ED आपके पास आती है क्योंकि आप एक कंसल्टेंट है, तो क्वेश्चन में आपसे आपकी एडवाइस पूछी गई है, बताइए ऐसी स्थिति में हम क्या करें। देखिए क्लियरली जब हम सेक्शन 3 में मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम उसी में यही पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सहायता करे, नोइंगली पार्टी है या कोई भी एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, राइट, तो हम उसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग लगेगा, सेक्शन 3 के अंदर आता है। तो इसलिए आप मनी लॉन्ड्रिंग में प्रोसिक्यूट होने चाहिए, मेन आंसर आपको ये लिखना है। लेकिन नो डाउट इन शेप ने 2-3 पॉइंट और लिखे हैं, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। जैसे पहले पॉइंट में ये लिखा गया है कि भैया हमें इंटेंट देखनी बड़ी ही जरूरी है, राइट, कि जब आप इसे हैंड ओवर कर देते हैं तभी ये क्या बनेगी, टेंटेड प्रॉपर्टी बनेगी, उससे पहले तो क्या रहेगी, अनटेंटेड प्रॉपर्टी ही है, राइट। तो इस तरह से कुछ चीजें लिख दी कि इंटेंट होगा या नहीं होगा हमें, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से सिर्फ हमें क्या देखना है, यही चीज हमें देखनी होती है कि भैया कोई भी आप प्रोसेस या एक्टिविटी कर रहे हैं विच इज कनेक्टेड विद व्हाट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो हम उसे मनी लॉन्ड्रिंग लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आर्बिट्रेशन के एक्ट के ऊपर आखिरी प्रश्न है। MFL ऑफ इंडिया एक एग्रीमेंट साइन कर रही है एक इटली की कंपनी के साथ। एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज ने एक क्लॉज इंसर्ट की है, कॉन्सिलेशन के ऊपर प्रश्न है कि कोई भी एग्रीमेंट में लिख दिया गया है कि वो कॉन्सिलेशन में जाएंगे, लेकिन क्लॉज लिखते समय MFL का ओपिनियन ये है कि सिंगल कॉन्सिलेटर ही ठीक है, लेकिन इटालियन काउंटर पार्ट का मानना यह है कि 2 कॉन्सिलेटर होने चाहिए। तो अब आपसे प्रश्न पूछा गया, कैन कॉन्सिलेटर बी अपॉइंटेड इन मल्टीपल, हाँ कर सकते हैं, एंड इवन इन इवन नंबर, हाँ हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, यही हम पढ़ते हैं कहाँ, सेक्शन नंबर 63 के अंदर। हु शैल इलेक्ट द कॉन्सिलेटर्स इन द गिवन केस, क्योंकि 2 हैं तो स्वाभाविक है 64 कहता है आप एक एक अपॉइंट कर लेंगे, ईच पार्टी, हर एक पार्टी एक एक अपॉइंट कर सकती है। और कहता है हाउ कॉन्सिलेटर अपना डिसीजन लेंगे, उसके लिए देखिए सेक्शन 67 का मैं आपका रोल दे रखा है, तो उसका आपने कंप्लायंस करना होता है, वो कीजिए, टू बी गाइडेड बाय देयर रोल, उस सेक्शन के मुताबिक। तो इसके साथ हमारे ये RTP के क्वेश्चन डिस्कशन यहाँ समाप्त होते हैं। होप सो आपको कुछ यूटिलिटी इससे मिली होगी। हैव अ गुड टाइम, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। और प्लीज़ एक चीज़ मत भूलिए, बार बार मैं क्लास में भी कहता हूँ, अब पेपर्स इजी नहीं आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए, ना तो कोई पास्ट क्वेश्चन, ना ही कोई RTP, ना ही कोई MTP, ना ही स्टडी मैट, ना ही स्टडी मैट में कुछ जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, क्योंकि किसी में से भी प्रश्न पूछा जा सकता। और एक पिछले 5-6 टाइम की हम पास्ट क्वेश्चन देखें, RTP या कुछ भी देखें, यहाँ पे भी देखिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें नजर आ रहे हैं। बी प्रिपेयर्ड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर में होंगे और क्वेश्चनों का साइज भी लंबा होगा, लेकिन आपको कंटेंट आना चाहिए। अगर आपको लॉ आता है तो उस पर ये मत सोचिए सेम क्वेश्चन आपने देखा या नहीं देखा, उसके हिसाब से देखिए कौन सी धाराएं लगती हैं और अपना अटेम्प्ट कीजिए। गॉड ब्लेस।